नॉलेज लेने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम और अपने सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The sun and the celestial bodies which revolve around it from the solar system. It consists of a large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors। यानी कि जो हमारा सन है और जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सोलर सिस्टम में आसपास घूमती हैं सन के, उनमें हमारे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में क्या क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं और मेटियोर्स होते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो मीन्स अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये सारे प्लैनेट आपस में एक ही गैलेक्सी में क्यों रहते हैं, ये बाहर क्यों नहीं निकलते। तो जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारा जो प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी वजह से ये सन के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, कहीं और नहीं जाती। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप लोग जानते ही होंगे कि अर्थ भी हमारी सन के चारों तरफ घूमती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ अ प्लैनेट। जो हमारा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, अर्थ भी एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है और ये हमारा एक प्लैनेट है। रिवॉल्व देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि अर्थ को छोड़कर हमारे 7 और प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस एंड नेपच्यून। यानी कि अपनी अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अर्थ के में सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्या हैं। सबसे पहला आता वीनस, वीनस के बाद सबसे पहले आता मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस, नेपच्यून। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा और देखिए इस तरीके का कुछ हमारा सोलर सिस्टम होता है। बीच में सन, फिर हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस, नेपच्यून। ठीक है। I had read that there are 9 planets in the solar system। अब देखिए यहाँ पर बोझो बोल रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 की ही बात की गई। तो देखिए डिड यू नो में हमको इसका आंसर मिलने वाला है। टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो वॉज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो प्लूटो था वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर का प्लैनेट था। In 2006, the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet। 2006 में अब एक नई डेफिनेशन बना दी IAU, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक प्लैनेट की नई डेफिनेशन बना दी। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, यानी कि प्लूटो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक प्लैनेट नहीं था। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2006 के बाद हमारा प्लूटो जो था वो प्लैनेट नहीं रहा। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। चलिए आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के कुछ मेंबर्स के बारे में। द सन, सबसे पहले हमारा क्या जाता है सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो हमारा सन है हम जानते हैं कि सबसे पास का स्टार जो है वो हमारा सन होता है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन हमेशा क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता रहता है, तभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है अर्थ पर। क्यों? क्योंकि सन की रेज की वजह से। ठीक है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। यानी कि जितनी भी एनर्जी का सोर्स है वो पूरी तरह से कौन है, सन है। यानी कि अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है उनका सोर्स किसे माना जाता है, सन को ही माना जाता है। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। और सभी प्लैनेट के लिए जो हमारा सन है वो हीट और लाइट का मेन सोर्स होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं द प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो हमारे प्लैनेट हैं वो स्टार्स की तरह दिखते हैं बट उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन दैम। वो क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसको ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो सनलाइट उन प्लैनेट्स के ऊपर जाती है वो उनको ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार। क्या आप लोग प्लैनेट और स्टार्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। यानी कि जो सिंपलेस्ट मेथड है प्लैनेट और स्टार को पहचानने का वो ये है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टार के पास में खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं होती। ऑल्सो द प्लांट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्स। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं स्टार्स के रेस्पेक्ट में।
प्लैनेट हैज़ अ डेफिनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो हमारा प्लैनेट है उसकी एक डेफिनाइट यानी कि फिक्स्ड पाथ होती है सन के चारों ओर। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और यही पाथ क्या कहलाई जाती है? ऑर्बिट कहलाई जाती है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी कि एक प्लैनेट को जितना टाइम लगता है सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, वो क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun। जैसे जैसे अब आप लोग देखिए ज़रा यहाँ पर, जैसे जैसे हमारे प्लैनेट दूर जाते जाते हैं तो उतने ही ज़्यादा दिन हमारे लगते जाते हैं रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन का। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है सन का पूरा रिवॉल्यूशन लगाने में, तो नेपच्यून को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और सबसे कम किसको लगेगा? मरकरी को लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? एक प्लेग्राउंड में जाना है। प्लेग्राउंड में जाने के बाद एक सेंटर बनाना है। उस सेंटर से आप लोगों को 4 सर्कल्स बनाने हैं, अलग अलग डायमीटर, अलग अलग रेडियस के। उनकी रेडियस क्या होगी? 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 एंड 3.8 मीटर। ठीक है, सबका सेंटर एक ही रहना है। और फिर आप लोगों को जो सेंटर बनाया है वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को खड़ा कर देना है, और बाकी के जो आप लोगों ने सर्कल्स बनाए हैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बोलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पूरी इस तरह से घूमने के लिए बोलिए। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में। तब आप लोग देखेंगे कि क्या वो आपस में कभी एक दूसरे से टकराते हैं? वो एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराएंगे, तो हमारे प्लैनेट्स भी नहीं टकराते। और जो सबसे दूर वाला जो फ्रेंड होगा आपका, वो ज़्यादा टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top। यानी कि जैसे कि हमारा क्या होता है, प्लैनेट सन के चारों ओर तो घूमता है, बट अपनी एक्सिस पर भी वो खुद ब खुद घूमता रहता है। जैसे कि हमारा कोई टॉप यानी कि लट्टू घूमता है, लट्टू एक ही जगह पर खड़े होकर घूमता है, तो उसी तरह से प्लैनेट भी घूमता है, बट बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं घूमता। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। और पूरे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ रोटेशन बोला जाता है। अब देखिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रोटेशन क्या होता है? एक ही पॉइंट पर खड़े होकर यानी कि अपने ही एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाएगा, और सन के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके आसपास मून्स या फिर सैटेलाइट घूमती रहती हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड एन अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। यानी कि अगर किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के आसपास एक कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो हमारा उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। जैसे कि अगर हमारा कोई ये प्लेनेट है और इसके आसपास कुछ भी घूमता है, ठीक है, तो इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ये सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहली है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन। यानी कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, सन भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अर्थ भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो क्या जो अर्थ है वो सन की सैटेलाइट है? तो चलिए आइए जानते हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन थ्रू जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन। यानी कि अर्थ को सन का सैटेलाइट बोला जा सकता है, बट हम इसको प्लैनेट बोलते हैं। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी कि हम सैटेलाइट किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? जो हमारी नॉन लिविंग होती है और प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। तो देखिए, सन हमारा जो अर्थ है उसको हम सन का सैटेलाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि सन हमारा प्लैनेट नहीं है, बट प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसी वजह से मून अर्थ का सैटेलाइट कहलाएगा। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कि बहुत सारी मैन मेड यानी कि मैन के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स भी हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो देखिए, अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक प्लैनेट के बारे में जानते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? मरकरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध। तो यहाँ पर है द प्लैनेट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। जो हमारा प्लैनेट मरकरी है वो सन के सबसे पास है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द अवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। यानी कि
जो हमारा सन के बहुत ही ज़्यादा पास होता है मरकरी, इसी वजह से ये ज़्यादातर सन के पास ही छिपा रहता है और इसको देखना, इस पर पता लगाना सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon। और जो अगर आप लोग मरकरी को देखना चाहते हैं तो सनराइज से पहले यानी कि सूरज के उगने से पहले और सन के छिपने के बाद देख सकते हैं। सो इट इज़ विजिबल एट ओनली प्लेसेस where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन प्लेसेस से ही देख सकते हैं इसको जहां पर हमारे ट्रीज और बिल्डिंग हमारे रास्ते को नहीं काटेंगी। मरकरी हैज़ नो इट्स ऑफ ओन सैटेलाइट। मरकरी के पास अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई भी मरकरी पर मून नहीं है। अब यहाँ पर आ गया है वीनस। वीनस को हिंदी में क्या बोला जाता है? शुक्र। Venus is Earth nearest planetary neighbor. It is the brightest planet in the night sky। यानी कि जो वीनस है वो अर्थ के सबसे पास का प्लेनेट है, बिल्कुल हमारा क्या पड़ोसी प्लेनेट है वीनस। हिंदी में शुक्र बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है नाइट स्काई में। समटाइम्स वीनस अपेयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। और कभी कभी वीनस को देखा भी जा सकता है सूरज उगने से पहले। समटाइम्स इट अपेयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। और सनसेट यानी कि सूरज उगने के बिल्कुल तुरंत बाद ही इसको वेस्टर्न में देखा जा सकता है। Therefore, it is often called a morning or an evening star, although it is not a star। भले ही इसको हम मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार बोलें, बट ये स्टार नहीं है, ये हमारा प्लेनेट है। ट्राई टू लोकेट वेनस इन द नाइट स्काई। और वीनस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा नाइट स्काई में। यहाँ पर एक्टिविटी आ गई है, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी आप लोगों को क्या इकट्ठा करना है और उसमें आप लोगों को देखना है कि किस दिन हमारा ब्राइटेस्ट प्लेनेट यानी कि वीनस देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीनस को ईजिली देख सकते हैं। कैसे? वीनस को सनराइज यानी कि सन के उगने के बाद 1 से 3 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं और सन छिपने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। वीनस के पास भी मर्क्यूरी की तरह ही अपनी कोई सैटेलाइट या फिर मून नहीं होता। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो हमारी रोटेशन यानी कि अपने ही एक्सिस पर जो वीनस घूमता है उसकी थोड़ी गलत होती है। रोटेशन गलत नहीं, मतलब कुछ अनयूजुअल होती है। अर्थ हमारी किससे किस साइड घूमती है हम पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। अर्थ हमारी घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, बट हमारा वीनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, Does it mean that on Venus the sun would rise in the west and set in the east? इसका मतलब क्या हुआ कि वीनस पर सूरज किस तरफ से उगेगा? वेस्ट से उगेगा और छिपेगा किस तरफ? ईस्ट में छिपेगा, बिल्कुल अर्थ का उल्टा। If you get a chance, try to observe Venus a telescope. You will observe that Venus shows phases just like the moon। यानी कि अगर आप लोगों को एक चांस मिले वीनस को टेलीस्कोप के थ्रू देखने का तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो वीनस होता है वो भी अपने फेजेस को चेंज करता है मून की ही तरह, क्योंकि फेजेस ऑफ द मून हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। जो हमारा अर्थ है वो अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट होती है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं अर्थ के ऊपर लाइफ के कॉन्टिन्यूएशन के लिए। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। यानी कि सन से काफ़ी अच्छी दूर है ये हमारा अर्थ जो है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा राइट टेम्परेचर है और प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल मीन्स अगर बिल्कुल सन के पास होता तो हमारा वाटर एवोपोरेट हो जाता, पानी नहीं रहता। सुटेबल एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पर और ब्लैंकेट भी है ओजोन लेयर की। ठीक है, We must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed। यानी कि हमको अपने एनवायरनमेंट की काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन करनी चाहिए ताकि अर्थ की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। From space the earth appears blue green due to the reflection of light from the water and plasma on its earth। यानी कि जो स्पेस से है अर्थ वो ब्लू और ग्रीन दिखता है, क्यों? क्योंकि इस पर वाटर है और हमारे प्लैनेट वो जो प्लांट्स वगैरह इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन
ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस होती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ी सी स्लेंथ है हमारी। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ रीजन्स इन द अर्थ। और जो हमारे रीजन मीन्स सीजन यानी कि गर्मी सर्दी चेंज होता है वो किस वजह से? क्योंकि ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। द अर्थ हैज़ द ओनली वन मून। अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक मून है। If I am 30 years old, how many times have I gone round the sun? यानी कि अगर बूझो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर मैं अभी 13 साल का हूँ तो कितनी बार सन के चारों तरफ मैं घूम चुका हूँ। ऑब्वियसली 13 टाइम्स, क्योंकि अर्थ जो है वो पूरा एक साल लेती है अर्थ के चारों सन के चारों तरफ घूमने का। तो जितनी टाइम आप ईयर्स हो जा रहे हैं इसका मतलब है अर्थ उतने टाइम्स रिवॉल्व कर चुकी है। जैसे कि आप अगर 5 ईयर्स के हैं या फिर आप लोग 15 ईयर्स के हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके पैदा होने के बाद से अब तक अर्थ 15 रोटेशन कर चुकी है अर्थ के। ठीक है, अब आता है हमारा मार्स, जिसको मंगल भी बोला जाता है। The next planet, the first outside the orbit of the Earth, is Mars. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. Mars has 2 small natural satellites. यानी कि जो अर्थ के बाद 4th planet आता है वो हमारा कौन सा होता है? मार्स होता है। ये अर्थ के ऑर्बिट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर है। ठीक है, ये ज़्यादातर रेडिश दिखाई देता है, इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। और मार्स के पास में अपने 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मतलब 2 मून हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5th प्लैनेट जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति भी बोला जाता है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है, जो इसके अर्थ की यानी कि एक जुपिटर के अंदर कितनी ज़्यादा अर्थ आ सकती हैं तो 1300। आप लोग देख सकते हैं कि एक अर्थ पर ही इतनी ज़्यादा लाइफ हमारी होती है। तो 1300 अर्थ के बराबर जुपिटर है, तो जुपिटर पर कितनी ज़्यादा लाइफ हो सकती है, बट वहाँ पर हमारी लाइफ होती ही नहीं। ओके, जाइंट प्लैनेट है, ये हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। और जो जुपिटर का मास है वो अर्थ के 318 टाइम्स है, यानी कि अर्थ से 318 गुना ज़्यादा। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। ये अपनी एक्सिस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। अब देखिए अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। आप लोग अर्थ के इक्वेटर से तो फैमिलियर होंगे, ज्योग्राफी पढ़ी होगी 6th-7th में आप लोगों ने। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। जो हमारा प्लेन होता है इक्वेटर का वो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। यानी कि जिस पर हमारा सन के चारों ओर अर्थ घूमती है वो हमारा ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है अर्थ का। दीज 2 प्लेन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 23.5। ये दोनों प्लेन्स हमारे आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 23.5 डिग्री पर होते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। इसी वजह से जो हमारा एंगल होता है, अगर हम परपेंडिकुलर इसका एंगल देखें तो ये हमारा कितना होता है? 66.5 डिग्री का एंगल होता है। ओके, जुपिटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर पहेली का क्या क्वेश्चन है। आई हैव एन आइडिया, इफ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 विल पी रिप्रेजेंट द अर्थ। यानी कि अगर आप लोग एक 1300 पी के दानों को एक बॉल बना लें, उसको पॉलिथीन में भरकर, तब आप लोग जुपिटर के साइज का पता लगा सकते हैं। जो हमारी 1 पी का दाना होगा वो अर्थ के बराबर होगा, और जो हमारी 1300 पीस की पूरी बॉल बनेगी वो हमारा जुपिटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया गया है जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट। जुपिटर की 4 लार्ज सैटेलाइट होती हैं। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर की काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, यानी कि इसके चारों ओर काफ़ी ज़्यादा फेंट यानी कि धुंधली सी रिंग्स होती हैं। जैसे सैटर्न के चारों तरफ होती हैं वैसे ही जुपिटर के चारों तरफ भी होती हैं। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। आप लोग रात के समय आसमान में इजीली जुपिटर को देख सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्राइट होता है। इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप यू कैन सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। अगर आप लोग टेलीस्कोप की हेल्प से इसको देखोगे तो आप लोगों को जुपिटर के 4 मून्स भी दिख जाएंगे।
अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है सैटर्न। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, यानी कि जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न आता है जो कि कलर में कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है। व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम, इट्स ब्यूटीफुल, यानी कि हमारा जो है सैटर्न है वो सैटर्न सबसे अच्छा प्लेनेट, सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट क्या बताता है इसको, इसकी जो रिंग्स होती हैं आप लोग देख सकते हैं सैटर्न के आसपास हमारी रिंग्स हैं, तो इन रिंग्स की वजह से ही हमारा जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ देखिए बुझो क्या बोल रहा है, बुझो हैज़ अ नॉटी आइडिया, बुझो के पास अब एक नॉटी आइडिया है। इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट, अगर क्या हम सैटर्न को पानी में उतार दें तो क्या वो तैरेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। These rings are not visible with the naked eyes, यानी कि बिना किसी भी हेल्प के हम इन रिंग्स को नहीं देख सकते, हमको कुछ ना कुछ चाहिए होगा रिंग्स को देखने के लिए। You can observe them with a small telescope, एक छोटे टेलीस्कोप से आप लोग इजीली देख सकते हैं सैटर्न की रिंग्स को। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, सैटर्न के पास में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में सैटेलाइट्स होती हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इस डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है सैटर्न की वो क्या है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। अगर हम इसको पानी में रख दें तो सैटर्न हमारा पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। अब आ गया है हमारा अर्नस एंड नेपच्यून, चलिए आइए इसको भी जानते हैं। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बाहर के प्लैनेट होते हैं, जानते हैं हम। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज टेलीस्कोप, सिर्फ और सिर्फ एक बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। लाइक वीनस, अर्नस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि वीनस जिस तरह से हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, अर्नस भी हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है और बाकी सब हमारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ अर्नस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, जो सबसे ज़्यादा इसका रिमार्केबल फीचर है वो ये है कि इसकी एक्सिस सबसे ज़्यादा टिल्टेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, और रिजल्ट के तौर पर यानी कि इसके हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस की वजह से ये ऐसा लगता है जैसे कि रोल कर रहा हो, यानी कि गोल गोल घूमता हुआ जा रहा हो। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट के 4 प्लैनेट होते हैं, जो हमारा मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं सन के। देन द अदर 4 प्लैनेट्स, दूसरे बाकी के 4 प्लैनेट से, किन किन प्लैनेट्स से, जो हमारा अर्थ के बाद मार्स है, मार्स तक तो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, फिर हमारा जुपिटर, सैटर्न, अर्नस, नेपच्यून, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, यानी कि जो अंदर के 4 प्लैनेट्स होते हैं, कौन कौन से, वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, और इनर प्लैनेट के पास में काफ़ी ज़्यादा फ्यू मून्स होते हैं, जैसे कि हमने जाना वीनस के पास नहीं होता, मरकरी के पास नहीं होता, अर्थ के पास एक होता है, जुपिटर, मार्स के पास भी नहीं होता, मार्स के पास 2 होते हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, अर्नस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारे मार्स के बाद के 4 प्लैनेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं इनर प्लैनेट्स से। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इसलिए इन प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है, आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, और आउटर प्लैनेट्स के आसपास में रिंग्स होती हैं। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और आउटर प्लैनेट के पास में काफ़ी ज़्यादा मून्स के नंबर भी होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मून्स होते हैं। आप लोग अब जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद क्या कीजिएगा, सैटर्न के मून सर्च कीजिएगा।